सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। देखिए, आज का जो वीडियो है वो अलंकार शास्त्र से ही संबंधित रहने वाला है। अलंकार शास्त्र से संबंधित पूर्व में 2 ग्रंथों का अध्ययन, नाट्यशास्त्र और काव्य प्रकाश, इनके विषय में हम पढ़ चुके हैं, इनका रिवीजन कर चुके हैं। आज के वीडियो में बाकी के जो 2 अलंकार शास्त्रीय काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण, इनके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं, इनका रिवीजन करने वाले हैं। तो आपके अर्थात जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उनके सिलेबस में ये 4 ही ग्रंथ निर्धारित हैं। तो ध्वन्यालोक जो है उसके संबंध में कोई स्पेशली उल्लास नहीं दिया गया है। इसमें उद्योत है, इसका विभाजन उद्योतों में है, तो कोई उद्योत विशेषकर नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण ध्वन्यालोक को ही हमको पढ़ना है अच्छे से। इसके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिनके विषय में पहले प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, उन सभी को देखना है। दूसरा जो साहित्य दर्पण है उसमें स्पेसिफिकेशन कर दिया गया है। साहित्य दर्पण का पहला और दूसरा परिच्छेद तो हमें अच्छे से पढ़ना ही है। तीसरे परिच्छेद में 28वीं कारिका पर्यंत जहाँ तक कि रस का वर्णन किया गया है, रस का भी नाम मात्र उल्लेख जहाँ तक किया गया है, वहाँ तक हमको साहित्य दर्पण को पढ़ना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पूर्व अगर आप हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, आपको इस बात की जानकारी नहीं है, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, जिसमें कि हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है, उनका रिवीजन कर लिया है। वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, वैदिक सूक्त, भाषा विज्ञान, दर्शन और अलंकार शास्त्र, तो उनसे संबंधित वीडियोस आप फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर आप संस्कृत भाषा से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारा मैटर चैनल पर पहले से उपलब्ध है, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने काम के वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड का हमने पूरा एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को पढ़ा है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, या फिर आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम की प्लेलिस्ट को सर्च करके वहाँ से अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सारा सिलेबस आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्वन्यालोक के विषय में। ध्वन्यालोक जो है वो आनंदवर्धन के द्वारा रचित है। आनंदवर्धन का समय माना जाता है 850 ईस्वी। तो पहली बात तो यही हो जाएगी इन्होंने आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया, ध्वनि को काव्य की आत्मा बताया, और इन्होंने उसी पर आधारित एक ग्रंथ लिखा जिसका कि नाम है ध्वन्यालोक। तो आनंदवर्धन का समय कब है? आनंदवर्धन का समय है 850 ईस्वी। यहाँ पर ये सिंपल सी बातें लिखी गई हैं कि काव्यशास्त्र जो है उसके लिए काव्यवर्त्म, काव्यलक्ष्म, काव्यालंकार इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्वन्यालोक के अंतिम पद में काव्यवर्त्म इसको कहा गया है। ये थोड़ा सा बेसिक है अलंकार शास्त्र से संबंधित। आनंदवर्धन की हम बात करें तो इनका समय 850 ईस्वी है। ध्वनि संप्रदाय के ये संस्थापक माने जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ये याद रखना है। अगर पूछा जाए ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन है तो नाम आ जाएगा आनंदवर्धन का, और अगर पूछा जाए ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य के रूप में किसको जाना जाता है तो नाम आ जाएगा मम्मट का। तो ये जो डिफरेंस है आपको ध्यान रखना है। इनकी और क्या विशेषता है? इन्होंने सर्वप्रथम काव्य चैतन्य के सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। तो अगर इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाए कि काव्य चैतन्य के सिद्धांत का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, तो वहाँ पर नाम आएगा आनंदवर्धन का। देखिए, काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं जहाँ पर काव्य के स्वरूप के विषय में चर्चा की जाती है, वहाँ पर आनंदवर्धन से पूर्व जो शब्द और अर्थ हैं उनको काव्य माना गया। तो काव्य के शरीर की बात एक तरीके से की गई, क्योंकि शब्द और जो अर्थ हैं वो काव्य के शरीर के रूप में होते हैं। आनंदवर्धन पहले आचार्य थे जिन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को स्थापित किया और काव्य चैतन्य के सिद्धांत का प्रवर्तन किया। इनका मानना है कि जो शब्द हैं वो स्थूल शरीर होते हैं काव्य में,
प्रथम अर्थ जो कोई शब्द द्योतित करते हैं वो वाच्य कहलाता है, वो उसका सूक्ष्म शरीर होते हैं। उसके बाद गुण और अलंकार होते हैं, वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के धर्म होते हैं। और सबसे अंतिम जो आता है वो है चैतन्य। चैतन्य क्या है? तो काव्य में जो शब्दों का प्रतीयमान अर्थ होता है, जिसको कि ये ध्वनि भी कहते हैं, वो चैतन्य तत्व है काव्य का। तो इस प्रकार से इन्होंने काव्य के विषय में विस्तृत रूप से बताया और काव्य के चैतन्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृत भाषा के पद्यों का प्रयोग करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। दूसरी विशेषता इनकी ये है कि इन्होंने संस्कृत से इतर भाषा का प्रयोग अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में किया है। तो ये पहले आचार्य थे जिन्होंने संस्कृत से इतर भाषा का प्रयोग अपने ग्रंथ में किया या फिर प्राकृत भाषा के पद्यों का प्रयोग अपने ग्रंथ में किया। इनकी अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो अन्य रचनाओं के रूप में विषम बाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक और तत्वालोक, ये 4 इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं ध्वन्यालोक के विषय में। तो ध्वन्यालोक जो है उसका विभाजन 4 उद्योतों में किया गया है। जैसे आप अध्याय माने तो इस तरीके से इसमें 4 उद्योत हैं। अगर इसके प्रतिपाद्य वस्तु के विभाजन के विषय में हम बात करें कि इसमें जो भी प्रतिपाद्य वस्तु है, जिस भी विषय का विवेचन किया गया है, वो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो है कारिका भाग, दूसरा है वृत्ति भाग और तीसरा है उदाहरण। पहले इन्होंने कारिकाएं रखी हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करी है जिसको कि वृत्ति के रूप में माना जाता है, और फिर अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए ये उदाहरण देते हैं। दूसरे आचार्यों के उदाहरण भी ये उठाते हैं, कुछ इनके मौलिक भी हैं। तो इस तरीके से ध्वन्यालोक में विवेचित जो प्रतिपाद्य वस्तु है उसका विभाजन 3 भागों में किया जा सकता है। अगर पूछा जाए कि प्रतिपाद्य वस्तु का विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो 3 भागों में, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। और अगर पूछा जाए कि ध्वन्यालोक का विभाजन कितने उद्योतों में किया गया है या ध्वन्यालोक का विभाजन किया गया है 4 उद्योतों में, तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस वहाँ पर दिखाई देंगे, तो आप सही उत्तर तक पहुँच पाएंगे। अगर कारिकाओं की बात करें तो इसमें 116 मूल कारिकाएं प्राप्त होती हैं और 26 संग्रह कारिकाएं प्राप्त होती हैं। संग्रह कारिकाएं क्या हैं? ये जो वृत्ति है जिसमें इन्होंने कारिकाओं की व्याख्या की है, इस वृत्ति में हुए विवेचन का सार इन्होंने कारिका के रूप में भी लिखा है, तो वो संग्रह कारिकाएं कहलाती हैं। तो कारिकाओं की अगर बात करें तो 116 मूल कारिकाएं और 26 कारिकाएं ध्वन्यालोक में प्राप्त होती हैं। ध्वन्यालोक की टीकाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ध्वन्यालोक अपने आप में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस पर अच्छी अच्छी टीकाएं भी लिखी गई हैं। कई बार उनके संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहली जो इसकी प्रसिद्ध टीका है वो है चंद्रिका टीका, दूसरी है विवरण और तीसरी है लोचन। ये अभिनव गुप्त के द्वारा रचित है, जिसको ध्वन्यालोक लोचन या सहृदयालोक लोचन भी कहा जाता है। तो इनकी ये जो 3 टीकाएं हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वन्यालोक की टीका नहीं है। यहाँ पर आपको और कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है कि ये 3 टीकाएं ध्वन्यालोक पर लिखी गई हैं। अब हम बात करें कि क्या विषय वस्तु इसके 4 उद्योतों में वर्णित है, क्या विवेचन इसके अंतर्गत किया गया है। तो उद्योत वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम उद्योत की। प्रथम उद्योत में सर्वप्रथम ध्वनि विरोधियों का खंडन किया गया है। कुछ ऐसे मत बताए गए हैं जो कि ध्वनि विरोधी रहे हैं, और उन ध्वनि विरोधियों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की स्थापना, ध्वनि सिद्धांत को काव्य की आत्मा के रूप में आनंदवर्धन स्थापित करते हैं। तो 3 मत ये यहाँ पर रखते हैं जो कि ध्वनि विरोधी हैं। कौन कौन से? अभाववादी, जो कि ध्वनि का अभाव मानते हैं। दूसरा मत ये रखते हैं भक्तिवादी या भक्त मत, जो कि गौण मानते हैं ध्वनि को किसी काव्य में। ये मत है मीमांसकों का। और तीसरा ये मत बताते हैं अलक्षणीयतावादी, जो ध्वनि को अनिर्वचनीय मानते हैं। और ये मत किसका है? वैयाकरणों का है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी ध्वनि विषयक प्रतिपत्तियां प्रथम उद्योत में वर्णित हैं। तो 3 ध्वनि विषयक विप्रतिपत्तियां। विप्रतिपत्तियां का तात्पर्य एक तरीके से ध्वनि के विरोधी मत,
तो 3 ध्वनि विरोधी मतों की ये बात करते हैं। अभाववादी जो ध्वनि का अभाव मानते हैं, दूसरे हैं भक्तिवादी या भक्त जो कि ध्वनि को काव्य में गौण मानते हैं, और ये कौन है, मीमांसक हैं। और तीसरे हैं अलक्षणीयतावादी जो कि ध्वनि को अनिर्वचनीय मानते हैं, और ये मत किसका है, वैयाकरणों का। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके संबंध में पहले भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके पश्चात इन 3 मतों का खंडन करने के पश्चात ये ध्वनि की प्रस्थापना कर देते हैं और कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि। तो ये सारा जो विवेचन है ये प्रथम उद्योत में वर्णित है। द्वितीय उद्योत के अंतर्गत ये ध्वनि भेदों की चर्चा करते हैं, ध्वनि का विवेचन करते हैं और गुणों का वर्णन करते हैं। ध्वनि के 2 भेद ये मानते हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि जिसको कि लक्षणामूला ध्वनि भी कहा जाता है, और दूसरी है विवक्षित वाच्य ध्वनि जिसको कि अभिधामूला ध्वनि भी कहा जाता है। तो ये दोनों जो ध्वनि के भेद हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तृतीय उद्योत के अंतर्गत पदांशों, पदों, वाक्यों एवं रचना आदि के द्वारा ध्वनि की प्रकाशमानता किस तरीके से होती है, किस प्रकार ध्वनि पदों से प्रकाशित होती है, पदांशों से प्रकाशित होती है, वाक्यों और रचना इत्यादि के द्वारा किस तरीके से ध्वनि प्रकाशमान होती है, उसका वर्णन किया गया है। रस विरोध एवं अविरोध अपादान के सिद्धांतों की विवेचना भी इसमें की गई है। चौथे उद्योत के अंतर्गत ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य काव्य के प्रयोग के प्रभाव से कवि के काव्य में अनंत चमत्कार की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य क्या है, जिसमें जो व्यंग्यार्थ है वो मध्यम स्तर का होता है, वाच्यार्थ के समान ही होता है। तो इस प्रकार का हमने पिछले वीडियो में भी जब काव्य प्रकाश से संबंधित विवेचन हमने पढ़ा था तो काव्य के 3 भेद मम्मट भी बताते हैं। कौन कौन से हैं, ध्वनि काव्य या जो उत्तम काव्य है, दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो मध्यम काव्य जिसको ये कहते हैं, और तीसरा है अवर काव्य, अधम काव्य या चित्र काव्य। तो चौथे उद्योत में ध्वन्यालोककार ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य के प्रयोग के प्रभाव से किस प्रकार कोई कवि अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है, इसका विवेचन करते हैं। तो ये तो एक संक्षिप्त रूपरेखा है कि इन्होंने क्या क्या विषय वर्णित किया है उद्योतों में। अब जो इनका प्रमुख सिद्धांत है ध्वनि, उसके विषय में हम बात करते हैं कि ध्वनि वस्तुतः है क्या। ध्वनि से आप तात्पर्य शोभा या लावण्य से समझ सकते हैं, जो कि प्रतीत या भासित होती है, स्पष्टतः दिखाई नहीं देती। जैसे कोई व्यक्ति आपने देखा, आपकी आंखों के सामने कोई व्यक्ति आया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो कुछ बोला नहीं, उससे हमारा कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं, लेकिन उसका हम लोग बोलते हैं उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में उसका ओरा। तो ओरा इस प्रकार का होता है, उसका लावण्य या तेज या उसकी शोभा इस प्रकार की होती है जो दूर से ही प्रतीत होती है, भासित होती है, जिसके कारण हम उस व्यक्ति की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो ध्वनि काव्य में उसी ओरा तत्व के समान है। ध्वनि क्या है, ध्वनि काव्य की शोभा है, उसका लावण्य है जो प्रतीत या भासित होती है। और ये क्या है, ये काव्य का प्रतीयमान अर्थ है। काव्य में जो शब्द लिखे गए हैं, एक तो उनका वाचक अर्थ होता है, दूसरा होता है प्रतीयमान अर्थ। तो ध्वनि क्या है, काव्य का प्रतीयमान अर्थ है। अगर इसकी व्युत्पत्ति परक अर्थ पर जाएं तो ध्वनति यह स व्यंजक शब्दार्थौ ध्वनि। जो व्यंजक शब्द के द्वारा जो अर्थ ध्वनित होता है वो ध्वनि है। दूसरा है ध्वन्यन्ते इति, जिससे रस, वस्तु और अलंकार ये ध्वनित होते हैं, वो ध्वनि है। और तीसरा है ध्वननम इति, काव्य जिसमें ध्वनित हो वो ध्वनि कहलाता है। तो इस प्रकार से शब्द अर्थ, व्यंग्य अर्थ, व्यंजना, व्यापार एवं काव्य, इन 5 को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का उद्गम या उसका उपजीव्य क्या है, ध्वनि के सिद्धांत का विकास कहाँ से हुआ है, अगर इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ध्वनि के सिद्धांत का जो स्रोत है, जिसको कि ध्वनि का उपजीव्य या उसका उद्गम माना जा सकता है, वो है वैयाकरणों का स्फोटवादिता का सिद्धांत, स्फोटवादी सिद्धांत। अब वैयाकरणों का स्फोटवादी सिद्धांत क्या है, तो इसको तो स्पष्ट समझने के लिए आपको भर्तृहरि का वाक्य पदियम पढ़ना पड़ेगा। इसमें उन्होंने स्पष्टतः स्फोटवादी सिद्धांत की व्याख्या की है कि किस प्रकार शब्द ब्रह्म के रूप में होता है,
शब्दों के प्रकारों की विवेचना की है, तो वैयाकरणों का जो स्फोटवादी सिद्धांत है, आपको ये ध्यान रखना है, वो ध्वनि का उद्गम या उपजीव्य माना जाता है। सर्वप्रथम ध्वनि संज्ञा का प्रयोग पतंजलि करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम ध्वनि संज्ञा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो सर्वप्रथम ध्वनि संज्ञा का प्रयोग किया गया है पतंजलि के द्वारा। दूसरी बात है कि भर्तृहरि ने ध्वनि की विस्तृत व्याख्या की है। ये ध्वनि के 4 भेद, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इस प्रकार से 4 प्रकार की ध्वनि बताते हैं और इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। इनमें से जो ये वैखरी ध्वनि है, ये प्रतिक्षण विनाशी है। इस ध्वनि से ही वीची तरंग न्याय से, ये जो ध्वनि है ये वीची तरंग न्याय से गमन करती है। वीची तरंग न्याय क्या है? वीची तरंग न्याय ये कहता है कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, आपको दिखाई देती हैं, तो एक लहर उठती है, दूसरी लहर को उत्पन्न करके वो स्वयं नष्ट हो जाती है, लेकिन नष्ट होने से पहले दूसरी लहर को उत्पन्न कर देती है, तो ये होता है वीची तरंग न्याय। तो भर्तृहरि जब ध्वनि की व्याख्या करते हैं तो वैखरी के विषय में कहते हैं कि जो वैखरी ध्वनि होती है ये प्रतिक्षण विनाशी होती है, किंतु ये वीची तरंग न्याय से गमन करती है और नष्ट होने से पहले दूसरी ध्वनि को उत्पन्न कर देती है। तो इस प्रकार इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि का जो सिद्धांत है, इसका जो उद्गम स्रोत है वो स्फोटवादिता का सिद्धांत है, वैयाकरणों का। भर्तृहरि ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। सर्वप्रथम ध्वनि संज्ञा का प्रयोग करने वाले हैं पतंजलि, और इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान भी हैं जैसे कौंड भट्ट, नागेश भट्ट, जो कि ध्वनि की व्याख्या करते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि के प्रकार या उसकी अवस्थाओं के विषय में। तो ध्वनि के 2 प्रकार या 2 अवस्थाएं मानी गई हैं। प्रथम है वाच्य ध्वनि, या जो कि अव्यक्त या आश्रय ध्वनि भी कही जाती है, और दूसरा है प्रतीयमान ध्वनि, जो कि व्यक्त या आश्रयी ध्वनि कही जाती है। तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है। जिस शब्द से ध्वनि ध्वनित होती है उसमें उसकी प्रथम अवस्था वाच्य के रूप में होती है, जिसमें अव्यक्त रूप से, अप्रकट रूप से आश्रय के रूप में ध्वनि रहती है, और दूसरी इसकी अवस्था है जहाँ पर ये प्रतीत हो जाती है, प्रकट हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। ये ध्वनि की प्रतीयमान अवस्था है और ये कहलाती है आश्रयी, क्योंकि ये जो अव्यक्त है उसमें आश्रय लेकर रहती है। तो इस प्रकार से ध्वनि की 2 अवस्थाएं, 2 प्रकार हैं, वाच्य और प्रतीयमान ध्वनि। ध्वनि काव्य क्या है? आनंदवर्धन इसके विषय में क्या लिखते हैं? यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यक्तः काव्य विशेषः स ध्वनि इति सूरिभिः कथितः। जहाँ पर यत्र अर्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थो, जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को या उसके द्वारा उपसर्जनीकृत अपने अर्थ को त्याग कर व्यक्त अर्थ, एक अलग व्यंग्य अर्थ को प्रकट करता है, वो काव्य विशेष ध्वनि कहलाता है। ऐसा सूरिभिः के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कहा गया है। अर्थात जहाँ पर शब्द अपने वाच्यार्थ को छोड़कर कोई अन्य प्रतीयमान अर्थ प्रकट कर देता है, वो ही ध्वनि होती है। तो ये व्याख्या देते हैं कौन? ये परिभाषा देते हैं कौन? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन भी मंमट के समान ही त्रिविध काव्य मानते हैं। काव्य के 3 भेदों की चर्चा करते हैं: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। इनमें से ध्वनि काव्य को ये सर्वश्रेष्ठ काव्य मानते हैं, उत्तम काव्य मानते हैं। और ये क्या है? इसमें व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है। तो ऐसा काव्य जहाँ पर वाचक अर्थ की अपेक्षा, वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ की प्रधानता हो, प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता हो, वो ध्वनि काव्य कहलाता है। दूसरे प्रकार का काव्य होता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, जिसमें व्यंग्यार्थ गौण हो, ऐसा काव्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है। यत्र व्यंग्य तु अन्वये वाच्य चारुत्वम स्यात् प्रकर्षवत्, जहाँ पर वाच्य का चारुत्व होता है, वाच्य अर्थ की सुंदरता होती है और व्यंग्यार्थ गौण होता है, वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है। जहाँ पर गुणीभूत कर दिया जाए व्यंग्य को, वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। और तीसरे प्रकार का काव्य होता है चित्र काव्य। ध्वनि और गुणीभूत काव्य से भिन्न काव्य, जिसमें रस, भाव इत्यादि का अभाव होता है, वो चित्र काव्य कहलाता है। और ये शब्द चित्र और अर्थ चित्र भेद से 2 प्रकार का होता है।
तो गुण प्रधान भावाभ्याम व्यंग्यस्य एव व्यवस्थिते काव्ये उभे ततो अन्यत् यत् तच्चित्रम अभिधीयते। तो वही बात है, जो काव्य ध्वनि और गुणीभूत काव्य से भिन्न हो, जिसमें रस भाव इत्यादि का अभाव हो, रस भाव इत्यादि से रहित हो, वो चित्र काव्य कहलाता है। तो इनके अनुसार भी आपको तीन के काव्य के भेद, त्रिविध काव्य याद रखने हैं। गुण के विषय में भी ये मम्मट के समान ही तीन गुण स्वीकार करते हैं, माधुर्य गुण, ओजस गुण और प्रसाद गुण। देखिए, गुणों के संबंध में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आह्लादकत्व कौन से गुण में होता है, आर्द्रता कौन सा गुण उत्पन्न करता है, दीप्ति करने वाला गुण कौन सा होता है, चित्त का विस्तारक गुण कौन सा होता है। तो ये आपको इनकी जो छोटी छोटी विशेषताएं हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पहले पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो तीन गुण है, माधुर्य, ओजस और प्रसाद। सबसे पहले बात करें माधुर्य के विषय में, तो माधुर्य गुण जो है उसमें आह्लादकत्व होता है और वो चित्त में आर्द्रता को उत्पन्न कर देता है। दूसरा ओजस है, जिसमें कि दीप्ति होती है और ये चित्त का विस्तारक होता है। और तीसरा है प्रसाद गुण, जो कि चित्त में सहसा ही व्याप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तीव्रता से फैल जाती है, जल तीव्रता से सूखे कपड़े में फैल जाता है, उसी प्रकार प्रसाद गुण सहसा ही चित्त में व्याप्त हो जाता है। इनके विषय में लिखा गया है, श्रृंगारे विप्रलंब आख्ये करुणे च प्रकर्षवत् माधुर्यम आर्द्रताम याति यतस्तत्राधिकम मनः। श्रृंगार में और विप्रलंब श्रृंगार में मुख्य रूप से और करुण में ये प्रकर्षता को प्राप्त होता है। कौन सा गुण? माधुर्य। आर्द्रताम याति, और ये आर्द्रता को प्राप्त करवा देता है चित्त को, तत्र अधिकम मनः। तो माधुर्य कौन कौन से रसों में विशेषतः पाया जाता है? विप्रलंब श्रृंगार और करुण में ये इसकी प्रकर्षता देखने को मिलती है, और इस माधुर्य चित्त में आर्द्रता को उत्पन्न कर देता है। ये आपको माधुर्य के विषय में याद रखना है। दूसरा है ओजस, तो रौद्र आदयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः तद व्यक्ति हेतु शब्दार्थौ आश्रित्य ओजो व्यवस्थितम। जो ओज है वो शब्दार्थ को आश्रित करके रहता है और रौद्र इत्यादि रसों में पाया जाता है। ये दीप्ति को उत्पन्न कर देता है, चित्त में दीप्ति का प्रकाशन करने वाला होता है। इस प्रकार का कौन सा गुण है? ओज गुण है। और तीसरा है प्रसाद गुण। समर्पकत्वं काव्यस्य यस्तु सर्वरसान् प्रति सप्रसादो गुणो गेयः सर्वसाधारण क्रियः। सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त प्रसाद गुण होता है, जो कि सहसा ही चित्त में व्याप्त हो जाता है और लगभग सभी ही रसों में ये देखने को मिलता है। तो तीनों गुणों के विषय में आपको ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है आनंदवर्धन का, जो कि संघटना भेद के रूप में जाना जाता है। संघटना भेद का तात्पर्य एक तरह से रीति समझ सकते हैं आप, वाक्यों की संरचना, किस प्रकार के वाक्य होते हैं, रीति। तो रीति को संघटना भी कहा जाता है। रीति या वाक्य, किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग, गुणों का प्रयोग काव्य में किया जाता है, तो उसकी बात करते हैं कौन? आनंदवर्धन। ये संघटना भेद तीन प्रकार के मानते हैं। पहली है असमासा, अर्थात समास से रहित संघटना, समास से रहित वाक्य प्रयोग, समास से रहित वाक्यों का प्रयोग। और ये संघटना, ये रीति कौन सी कहलाती है? वैदर्भी कहलाती है। दूसरे प्रकार की संघटना या रीति होती है मध्यम समासा। मध्यम समासा का तात्पर्य जहाँ पर छोटे छोटे समास से युक्त वाक्यों का, पदों का प्रयोग किया जाता है, और ये संघटना या रीति कहलाती है पांचाली। और तीसरी होती है गौड़ी रीति, जहाँ पर ओज गुण देखने को मिलता है। ये होती है दीर्घ समासा, लंबे लंबे समासों से युक्त, कई कई बार तो एक एक पेज का एक ही वाक्य जहाँ पर देखने को मिले, कटु शब्दों का प्रयोग जहाँ पर किया जाए, इस प्रकार की दीर्घ समास से युक्त गौड़ी रीति या गौड़ी संघटना होती है। तो एक तरीके से रीति भेदों की चर्चा भी ये आनंदवर्धन या ध्वन्यालोककार करते हैं। तो सारी बातें जो ध्वन्यालोककार ने कही हैं, मुख्यतः कौन कौन सी? ध्वनि क्या है, ध्वनि के भेद कितने हैं, और ध्वनि की अवस्थाएं, संघटना भेद,
इसके अतिरिक्त गुण, त्रिविध काव्य, ये सारे विवेचन आपको ध्यान रखने हैं। कौन से 3 विप्रतिपत्तियों की ये बात करते हैं, कौन सा मत किसका है, तो ये सारा जो टॉपिक है, ये जो सारा विषय है, आपको ध्वन्यालोक के संबंध में याद रखना है। यहाँ से अवश्य ही आपको एक ना एक प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इसको अच्छे से पहले से याद कर रखा है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कर रखा है तो आप इत्मीनान से थोड़ा सा समय दीजिए इस टॉपिक को, और इसको अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता है, याद नहीं होता है, तो 2 बार देखिए, फास्ट फॉरवर्ड मोड में करके देख लीजिए, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि इससे आपको सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात रही आनंदवर्धन के संबंध में, ध्वन्यालोक के संबंध में। अब हम बात करेंगे साहित्य दर्पण के संबंध में। देखिए, साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराज के द्वारा रचित है। कविराज जो है ये इनकी उपाधि है और इनका नाम है विश्वनाथ। तो इन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की। इसमें ये एक अलंकार शास्त्रीय, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ही है, जिसमें कि ये काव्य की विवेचना करते हैं। काव्य और साहित्य जो हैं ये समानार्थक शब्द हैं। काव्य का तात्पर्य है कवे कर्मम, और साहित्य का तात्पर्य है सहितयो शब्दार्थयो भावः साहित्यम, या फिर हितेन सह सहितम तस्य भावः साहित्यम। तो एक तरीके से साहित्य और काव्य ये दोनों ही एक ही अर्थ को द्योतित करने वाले हैं। धीरे धीरे देखिए इस परंपरा का विकास होता रहा। पहले इसको काव्य शास्त्र कहा जाता रहा, फिर जब अलंकारों को प्रधान मान लिया गया तो ये काव्य शास्त्र अलंकार शास्त्र के नाम से भी प्रचलित हुआ। फिर आगे जब शब्द और अर्थ का सहित भाव इसमें होता है तो साहित्य शास्त्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो विश्वनाथ हुए हैं ये इन सभी से आधुनिक हैं, परवर्ती रहे हैं। तो इन्होंने अपने जो ग्रंथ है उसका नाम काव्य ना रख कर क्या रखा है, साहित्य दर्पण, साहित्य का दर्पण। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं काव्य शास्त्र या फिर साहित्य शास्त्र के संबंध में, कि काव्य शास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो काव्य शास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया भोजदेव ने। ये अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में काव्य शास्त्र पद का प्रयोग करते हैं, जो कि इनके द्वारा 11वीं शताब्दी में लिखा गया। इससे पूर्व काव्य शास्त्र के लिए काव्यालंकार पद का प्रयोग किया जाता था, जबकि इसी परंपरा के लिए साहित्य पद के प्रयोग का श्रेय किसको जाता है, विश्वनाथ को जाता है। विश्वनाथ कब हुए हैं, विश्वनाथ हुए हैं 14वीं शताब्दी में, जो कि साहित्य दर्पण का के रचयिता हैं, साहित्य दर्पणकार भी जिनको कहा जाता है, विश्वनाथ कविराज। इनका समय कब है, इनका समय है 14वीं शताब्दी। इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम चंद्रशेखर है। इनकी पितामह का नाम था नारायण दास, और ये कहाँ के निवासी थे, ये निवासी थे कलिंग के। इनकी उपाधियों की बात करें, जिसके संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी विश्वनाथ की उपाधि नहीं है, साहित्य दर्पणकार की उपाधि नहीं है। तो प्रथम तो जो इनकी उपाधि है आपको ध्यान रखना है वो क्या है, कविराज ही इनकी एक उपाधि है। दूसरा, इनको संधि विग्राहक की उपाधि भी प्राप्त थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा है अष्टादश भाषा वार विलासिनी, 18 भाषाओं का इनको ज्ञान था, तो उसके आधार पर इनको अष्टादश भाषा वार विलासिनी की उपाधि भी प्राप्त थी। तो ये इनकी उपाधियां हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे काम की चीज़ है, इनके द्वारा रचित साहित्य दर्पण। ये कैसा ग्रंथ है, क्या इसमें विवेचन है। तो देखिए, काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र दोनों का ही समावेश साहित्य दर्पण के अंतर्गत दिखाई देता है। काव्य शास्त्र का तात्पर्य, इसमें काव्य का, काव्य लक्षणों का, काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों का विवेचन किया गया है, और इसमें नाट्य का भी, नाट्य शास्त्र का भी जो विषय वस्तु है उसका भी प्रयोग देखने को मिलता है, उसका भी वर्णन देखने को मिलता है। तो ये कैसा ग्रंथ है, एक लक्षण ग्रंथ है जिसमें कि काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र दोनों का समावेश देखने को मिलता है। इसका विभाजन परिच्छेदों के अंतर्गत किया गया है और कुल 10 परिच्छेद इसके अंतर्गत हैं। तो पहला प्रश्न तो यही ही बन जाता है कि साहित्य दर्पण का विभाजन किसमें किया गया है। तो साहित्य दर्पण का विभाजन किया गया है परिच्छेदों में, और कितने परिच्छेदों के अंतर्गत ये विभक्त है, 10 परिच्छेदों के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब हम विषय वस्तु की बात करते हैं कि क्या क्या विषय इसके अंतर्गत वर्णित हैं। चूँकि हमारे पाठ्यक्रम में पहला, दूसरा और तीसरे परिच्छेद की 28वीं कारिका पर्यंत तक ही सम्मिलित है, तो हम केवल उतनी ही बात यहाँ पर आज करेंगे। प्रथम परिच्छेद के अंतर्गत ये सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन की बात करते हैं और काव्य प्रयोजन के रूप में ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसकी प्राप्ति काव्य का प्रयोजन मानते हैं। ये कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियाम अपि, काव्य के द्वारा जो अल्प बुद्धि हैं उनको भी सुखपूर्वक चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो यही काव्य का प्रयोजन है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। दूसरा, ये काव्य लक्षण देते हैं प्रथम परिच्छेद के अंतर्गत ही। और काव्य का लक्षण क्या देते हैं विश्वनाथ कविराज? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य काव्य होता है। तो इसमें ये वाक्य अर्थात शब्द और अर्थ और उनका जो सामंजस्य है उसको और उनमें रस की प्रधानता पर बल देते हैं और वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहते हैं। ये अपने काव्य लक्षण के साथ साथ दूसरे आचार्यों के काव्य लक्षणों का खंडन भी करते हैं। तो ये इनके विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य दर्पण से जो मूलतः प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे देखिए प्रत्येक काव्य अपनी कुछ विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। सारे जो काव्य शास्त्रीय अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ हैं वो लक्षण ग्रंथ हैं। एक तरीके से वो लक्षण बताते हैं, काव्यों के विषय में बताते हैं, लेकिन किसी का कुछ प्रसिद्ध है, किसी का कुछ प्रसिद्ध है। जैसे अगर बात करें काव्य प्रकाश की, तो मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादातर परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है काव्य प्रकाश से, तो वो पूछा जाता है काव्य प्रयोजन के संबंध में। दूसरा, अगर हम ध्वन्यालोक की बात करें तो वहाँ पर वो ध्वनि की विशेषता बताते हैं। इनका जो त्रिविध काव्य है, काव्य भेद है, उसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, उसकी प्रमुखता है। अगर साहित्य दर्पण में हम बात करें तो साहित्य दर्पणकार ने जो अन्य आचार्यों के लक्षणों का खंडन किया है, ये इनका विशेष और महत्वपूर्ण विवेचन है और इसके संबंध में बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्होंने मम्मट के, कुंतक के, भोजराज के, आनंदवर्धन के, वामन के, इन सभी के काव्य लक्षणों का खंडन किया है और इनमें ये विभिन्न दोष बताते हैं। जैसे जो मम्मट का काव्य लक्षण है, तदो अदोषौ शब्दार्थौ अनलंकृति पुनः क्वापि, तो इसमें ये विधेय अविमर्श दोष बताते हैं, स्वरूप असाध्यता बताते हैं। कुंतक के लक्षण में ये वक्रोक्ति को अलंकार मात्र बता देते हैं। केवल जो वक्रोक्ति है वो काव्य के उत्कर्ष मात्र को बढ़ाने वाला होता है, ये इसकी आत्मा नहीं है, तो इस प्रकार ये उसका खंडन कर देते हैं। भोजराज का लक्षण भी मम्मट के समान ही है, तो मम्मट के समान ये इसका खंडन भी कर देते हैं। आनंदवर्धन जो कि ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं, तो साहित्य दर्पणकार उसका भी खंडन करते हैं और कहते हैं कि वस्तु और अलंकार ध्वनि अस्वीकार्य हैं। अतः जो आनंदवर्धन लक्षण बताते हैं उसमें अतिव्याप्ति दोष पाया जाता है और ये उस लक्षण का भी खंडन कर देते हैं। वामन रीति संघटना, वामन क्या देते हैं काव्य लक्षण? रीतिरात्मा काव्यस्य, जो संघटना विशेष है वो ही रीति है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं विश्वनाथ कविराज, और कह देते हैं कि ये अंग है काव्य का, कोई आत्मा नहीं है, इसीलिए ये वामन के लक्षण का भी खंडन करते हैं। देखिए इन सारे लक्षणों के खंडन के विषय में किस प्रकार ये स्थापना करते हैं अपने लक्षण की, इस विषय में हम बहुत डिटेल में पहले ही चैनल पर पढ़ चुके हैं। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पूर्व में अपलोडेड वीडियोस काव्यशास्त्र नाम की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जहां पर हमने बहुत ही डिटेल में साहित्य दर्पण का अध्ययन किया है। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि ये मम्मट इन आचार्यों के लक्षणों का खंडन करते हैं, ये स्वयं क्या लक्षण बताते हैं और कौन से आचार्य के लक्षण में ये क्या दोष बताते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये बात करते हैं दोषों के विषय में। दोष के विषय में ये क्या कहते हैं? दोषा तस्य अपकर्ष का, दोष उसके अपकर्षक हैं। किसके? काव्य के। दोष काव्य का अपकृष्टता करने वाले होते हैं, काव्य का नाश करने वाले होते हैं, और जो गुण है वो
उनको ये काव्य की उत्कृष्टता के कारण बताते हैं। काव्य की उत्कृष्टता के कारणों में ये गुण, अलंकार और रीति को बताते हैं। कहते हैं उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। तो प्रथम परिच्छेद में ये क्या क्या बता देते हैं? सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन, उसके बाद अपना काव्य लक्षण देते हैं, अन्य आचार्यों के काव्य लक्षणों का खंडन करते हैं, काव्य का जो अपकर्षक है दोष उसके विषय में बताते हैं, और काव्य की उत्कृष्टता के आधायक जो तत्व हैं गुण, अलंकार और रीति, उनके विषय में वर्णन करते हैं। तो ये सारा वर्णन वर्णित है किसमें? प्रथम परिच्छेद में। द्वितीय परिच्छेद के अंतर्गत ये सर्वप्रथम वाक्य का स्वरूप बताते हैं कि वाक्य क्या होता है। चूँकि इनका जो काव्य लक्षण है वो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो अब ये धीरे धीरे करके अपने एक एक पद को सिद्ध करते जाएंगे कि वाक्य क्या है, क्यों इन्होंने वाक्यम रसात्मकम कहा है। तो सबसे पहले ये वाक्य के विषय में बताते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः। योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त जो पदों का समूह है वो वाक्य कहलाता है। ये वाक्य की परिभाषा देते हैं विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पणकार। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके काव्य लक्षण से संबंध रखता है, इसलिए वाक्य की ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब योग्यता क्या है? तो पदार्थों के परस्पर संबंध में बाध का अभाव योग्यता कहलाता है। जैसे अग्नि जो है, अगर हम बोले अग्नि से सींचता है, तो अग्नि में सींचने का अभाव होता है, अग्नि सींचने की क्रिया नहीं कर सकती। तो ये जो पद है और इसका जो यहाँ पर संबंध है आपस में, इनमें बाध आ गया क्योंकि अग्नि सींचने का कार्य नहीं कर सकती। अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं है, जलाने की योग्यता है। तो इस प्रकार से पदों के अर्थों के परस्पर संबंध में किसी भी बाधा का अभाव ये योग्यता होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वाक्य का वो है आकांक्षा अर्थात जिज्ञासा। जब किसी एक पद का उच्चारण हो जाए तो हमें दूसरे पद के लिए एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो कहलाती है आकांक्षा। जैसे हमने बोल दिया घोड़ा, अब हमें दूसरे पद के प्रति आकांक्षा है, एक जिज्ञासा है कि क्या करें, घोड़े पर बैठ जाएं, घोड़े को लेकर आएं, घोड़े को पानी खिलाएं, घोड़े को चने खिलाएं, क्या खिलाएं। तो यहाँ पर ये जो जिज्ञासा है आकांक्षा कहलाती है। और तीसरा है आसक्ति। आसक्ति का तात्पर्य है पदों में अव्यवधान अर्थात एक साथ पदों का उच्चारण करना। जैसे हम अब तो बोल दें पानी और 1 घंटे बाद बोलें लाओ, तो इन पदों में व्यवधान आ गया, तो ये जो पद हैं ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। वाक्य होने के लिए पदों में अव्यवधान होना आवश्यक है। तो ऐसे पदों का समूह जिनमें परस्पर संबंध हो, जिनके अर्थों में परस्पर संबंध हो, जिनमें जिज्ञासा हो और जिसमें अव्यवधान हो, वो पदों का समूह वाक्य कहलाता है। तो योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का समूह वाक्य कहलाता है। ये सारी व्याख्या कौन करते हैं? साहित्य दर्पणकार। इसके पश्चात ये वाक्य के प्रकार बताते हैं। 2 प्रकार के वाक्य ये बताते हैं। एक तो है वाक्य जिस प्रकार शून्यम वासगृहम, छोटा सा एक पदों का समूह जो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त है, आसक्ति से युक्त है, वो वाक्य होता है। दूसरा वाक्य का प्रकार है महावाक्य, जिस प्रकार रामायण, महाभारत, रघुवंश इत्यादि को ये महावाक्य बताते हैं, महावाक्य की श्रेणी में रखते हैं। ये लिखते हैं स्वार्थ बोधे समाप्तानाम अंगांगित्व व्यवपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संहृत्य जायते। अपने अर्थ का बोध कराकर समाप्त हो जाने पर अंग और अंगी की अपेक्षा से जहाँ पर बहुत सारे वाक्य एक वाक्यत्व को पुनः स्थापित कर देते हैं, वो महावाक्य होता है। जिस प्रकार रामायण में छोटे छोटे अनेक वाक्य हैं, प्रत्येक अपना पद बताकर समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद अंग अंगी भाव से वो जो सारे वाक्य हैं वो एक वाक्यत्व को पुनः स्थापित करते हैं, वो होता है महावाक्य। तो महावाक्य में ये क्या रखते हैं? रामायण, महाभारत, रघुवंश इत्यादि को। अब ये तो बात हो गई वाक्यों की। अब वाक्य की जब ये डेफिनेशन देते हैं तो वहाँ पर एक पद इस प्रकार से प्रयुक्त होता है। तो पद क्या है? वर्णः पदम प्रयोगार्हन् अनन्वितै एकार्थ बोधिका। पद क्या है? ऐसे वर्णों का समूह जो प्रयोग के योग्य हों,
एक साथ अन्वित हों और एक अर्थ का बोध कराने वाले हों। वर्णों का समूह जो एक अर्थ का बोध कराए, एक साथ अन्वित हो और प्रयोग के योग्य हो, वो पद कहलाता है। तो पद की जो डेफिनेशन इन्होंने दी है, वर्णा पदम प्रयोगार्ह अनन्वितई एकार्थ बोध का, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। वाक्य की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त वाक्य के प्रकार आपको याद रखने हैं, और जो इन्होंने बताया है ये सब कि कौन कौन से वाक्य की उत्कृष्टता के कारण है, काव्य की उत्कृष्टता के कारण है, ये सारा विषय आपको याद रखना है। आगे ये अर्थभेद के विषय में बताते हैं कि जो अर्थ प्रतीत होता है पदों के माध्यम से, वो 3 प्रकार का होता है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ। वाच्य अर्थ जो है वो अभिधा के द्वारा प्रकट होता है, लक्ष्य अर्थ लक्षणा के द्वारा प्रकट होता है, और व्यंग्य अर्थ व्यंजना के द्वारा प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ये अर्थों के संबंध में ही फिर 3 शब्द शक्तियों अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का विवेचन करते हैं। अभिधा क्या है, तो इसके विषय में साहित्य दर्पणकार लिखते हैं, तत्र संकेतिता अर्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा संकेतो गृह्यते जातौ गुण द्रव्य क्रियासु च। वहाँ पर संकेतित अर्थ का बोध कराने के कारण जो अग्रिम शक्ति है, जो प्रथम शक्ति है, प्रथम शब्द का व्यापार है, वो अभिधा कहलाता है। और ये जो संकेतित अर्थ है ये संकेत से ग्रहण किया जाता है। संकेत क्या है, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, ये संकेत ग्रह कहलाते हैं। तो संकेतित अर्थ संकेत ग्रह से लिया जाता है। संकेतित अर्थ का तात्पर्य किसी भी पद का जो मुख्य अर्थ होता है वो उसका संकेतित अर्थ कहलाता है। संकेत ग्रह के साधन 4 हैं। संकेत ग्रह के 3 साधनों के विषय में ये बात करते हैं, अर्थात हमें पता कैसे चलता है, किस प्रकार से किसी भी शब्द का अर्थ निश्चित होता है। तो उस शब्द के अर्थ को निश्चित करने के 3 साधन हैं। संकेत ग्रह के 3 साधन हैं, लोक व्यवहार, प्रसिद्ध पद से साहचर्य और आप्त उपदेश। इन 3 के द्वारा किसी भी पद का अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये संकेत ग्रह के साधन हैं। तो ये 3 संकेत ग्रह के साधन क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो संकेत ग्रह के 3 साधन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संकेतित अर्थ का तात्पर्य मुख्यार्थ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये कुल 8 संकेत ग्रहों की बात करते हैं, व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, लोक व्यवहार, वाक्य शेष, विवृति, संसर्ग इत्यादि। संकेत 4 प्रकार का होता है, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संकेत ग्रह के साधन, संकेत 4 प्रकार का है, ये जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कति संकेता, साहित्य दर्पणकार के अनुसार संकेत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। इसका लक्षण देते हुए ये कहते हैं, मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद व असौ लक्षणा शक्ति अर्पिता। मुख्यार्थ का बाध हो जाने पर उससे युक्त जब अन्य अर्थ प्रतीत होता है तो रूढ़ी और प्रयोजन इनके भेद से लक्षणा शक्ति होती है। ये 2 प्रकार की लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जैसे कि कलिंगः, साहसिकः, गंगायाम घोषः। तो यहाँ पर ये लक्षणा के 4 हेतु बताते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके संबंध में पूर्व में प्रश्न पूछा भी गया है कि साहित्य दर्पणकार के अनुसार लक्षणा के कितने हेतु हैं, लक्षणा के कारण कितने हैं। तो 4 हेतुओं की ये बात करते हैं। पहला जो लक्षणा का हेतु होता है वो है मुख्यार्थ बाध, जहाँ पर मुख्य अर्थ का बाध हो जाए। जैसे कहा गया है कलिंगः साहसिकः, कलिंग साहसी है। तो कलिंग तो किसी देश का नाम है। अब देश जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है कि उसमें साहस का गुण रहे, लेकिन तो यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य अर्थ का बाध हो गया। दूसरा है मुख्यार्थ से संबंध, तो मुख्यार्थ से संबंध होना चाहिए। और तीसरा जो है रूढ़ी, और चौथा इसका हेतु होता है प्रयोजन। तो 4 इसके प्रयोजन बताए गए हैं। मुख्यार्थ से संबंध है कि कलिंग में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो, और फिर ये रूढ़ी से रूढ़ हुआ है या प्रयोजन से हुआ है। तो इस प्रकार से लक्षणा के 4 हेतु बताए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, आप अच्छे से इनको याद रखिए। आगे ये लक्षणा के भेद बताते हैं, और अशीति लक्षणा, इस प्रकार से 80 लक्षणा के भेद
बताते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपसे डिटेल में हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस तरीके का प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। साहित्य दर्पणकार लक्षणा के कितने भेद स्वीकार करते हैं? तो विश्वनाथ कविराज लक्षणा के 80 भेद स्वीकार करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मूलतः मुख्यतः रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर ये जो लक्षणा है 2 प्रकार की होती है। फिर पुनः उपादान और लक्षण लक्षणा के भेद पर ये फिर पुनः 2-2 भागों में विभाजित हो जाती है। फिर वो सारोपा और साध्यावसाना के रूप में होती है, और इसके बाद इस तरीके से कुल ये विभाजित होती हुई फिर शुद्धा और गौणी, तो इस तरीके से इसके 80 भेद बताए गए हैं। जहाँ पर रूढ़ि से कोई लक्षणा लक्षार्थ को द्योतित करे वो रूढ़ि लक्षणा हो जाती है, जहाँ पर प्रयोजन से हो वहाँ पर प्रयोजन लक्षणा हो जाती है। उपादान क्या है? जहाँ पर अजहत स्वार्थावृत्ति, जहाँ पर पद अपने अर्थ को ना छोड़कर, अजहत स्वार्थ, अपने स्वार्थ को ना छोड़े, अपने अर्थ को ना छोड़े, बल्कि साथ में दूसरा अर्थ भी ले ले, तो वो होती है अजहत स्वार्थावृत्ति, जिसको कि उपादान कहा जाता है। दूसरी होती है लक्षण लक्षणा, जो कि जहत स्वार्थावृत्ति होती है, जहाँ पर अपने अर्थ को छोड़कर बिल्कुल ही एक अलग अर्थ ले लिया जाए शब्द के द्वारा, वो होती है लक्षण लक्षणा। ये पुनः सारोपा और साध्यावसाना भेद से आगे होती है। सारोपा क्या होती है? जहाँ पर प्रकट पदार्थ की अन्य विशेष से तादात्म्य प्रतीति होती है, वो होती है सारोपा। जैसे कि सिंहो माणवकः, तो प्रकट पदार्थ की अन्य विषय से तादात्म्य प्रतीति, दोनों को एक ही बता दिया जाए कि माणवक सिंह है, शेर ही है, दोनों एक दूसरे से तादात्म्य जहाँ पर हो जाए वहाँ पर सारोपा होती है। और इसके अतिरिक्त जहाँ पर विषय का निग्रहण करके उसके साथ विषयी का अभेद प्रतिपादन हो, अतिशयोक्ति जहाँ पर हो, वहाँ पर साध्यावसाना होती है। जैसे कि श्वेतो धावती, सफ़ेद दौड़ता है। अब सफ़ेद नहीं दौड़ सकता, इसका मतलब सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है। तो जहाँ पर बिल्कुल निग्रहण ही कर दिया जाए, अभेद प्रतिपादन ही हो जाए, वहाँ पर घोड़े और श्वेत, इनमें घोड़े को तो गायब ही कर दिया गया है, उसका निग्रहण कर लिया गया है, केवल श्वेत लिखा गया है। तो इस तरह से जहाँ पर विषय का निग्रहण हो जाए, विषय के साथ उसका अभेद प्रतिपादन किया जाए, वहाँ पर साध्यावसाना होती है। तो देखिए प्रश्न यहाँ से किस तरीके से पूछे जाएंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि लक्षणा के कितने भेद हैं, लक्षणा का लक्षण क्या दिया है साहित्य दर्पणकार ने। दूसरी बात कि रूढ़ि लक्षणा का कौन सा, इनमें से कलिंगः साहसिकः और गंगायाम घोषः, ये 2 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो इनमें से आपको ये याद रखना है कि कौन सा तो रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है और कौन सा प्रयोजन लक्षणा का उदाहरण है। ये इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद शुद्धा और गौणी भेद से होती है, तो ये इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इनको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रयोजन के भी 8 भेद हैं, फिर जो गूढ़ और अगूढ़ से और 2-2 प्रकार की होती है। तो ये सारा डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि आपके लिए ये इतने काम का नहीं है, तो इन्हें आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो साहित्य दर्पणकार हैं बहुत ही डिटेल में लक्षणा के भेदों का विवेचन करते हैं और अंत में लिखते हैं एवं 80 प्रकारा लक्षणा। इस प्रकार से 80 प्रकार की लक्षणा होती है। 8 रूढ़िगत और 32 प्रयोजनवत, तो कुल 40 हो गई। और ये 40 भी फिर पदगत और वाक्यगत, इस प्रकार से 2 भेद होने से 80 प्रकार की लक्षणा बताई गई है। तो मैंने आपको बता दिया है रूढ़ि का कौन सा उदाहरण है और प्रयोजन लक्षणा का कौन सा उदाहरण है, इसके विषय में आपको ध्यान रखना है। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति, जिसका कि उल्लेख ये द्वितीय परिच्छेद में ही करते हैं। इसका लक्षण देते हुए कहते हैं विरतासु अभिधाद्यासु यया अर्थो बोध्यते परः सा वृत्ति व्यंजनानां शब्दस्य अर्थाधिकस्य च। विरतासु अभिधाद्यासु, अभिधा इत्यादि व्यंजना, अभिधा इत्यादि व्यापार शब्द शक्ति के निवृत्त हो जाने पर, इनके विरत हो जाने पर जब अन्य अर्थ बोधित होता है, तो वो जो व्यापार है शब्द का, वो जो शब्द शक्ति है वो व्यंजना कहलाती है। शब्दस्य अर्थाधिकस्य च, और ये शब्द और अर्थ की इस प्रकार से 2 प्रकार की शाब्दीय व्यंजना और आर्थीय व्यंजना
होती है, दो भेद की होती है। तो अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य शक्तियों के विरत हो जाने पर जिसके द्वारा अन्य अर्थ बोधित हो वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वह शब्दनिष्ठ, अर्थनिष्ठ, प्रकृतिनिष्ठ, प्रत्ययनिष्ठ और उपसर्ग आदि निष्ठ शक्ति व्यंजना होती है। ऐसा वर्णन कौन करते हैं? साहित्य दर्पणकार करते हैं। इस व्यंजना शब्द शक्ति के अन्य नाम भी बताए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्वनन, गमन, प्रत्यायन, ये कौन सी शब्द शक्ति के नाम हैं? तो ये कहे गए हैं व्यंजना के संबंध में। व्यंजना के भेदों की अगर बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार की व्यंजना शब्द शक्ति होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। इनमें से जो शाब्दी व्यंजना है ये पुनः दो प्रकार की होती है, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। तो इनमें से जो अभिधा मूला व्यंजना है उसका उदाहरण है दुर्गा लंघित विग्रहो, और लक्षणा मूला व्यंजना का उदाहरण है गंगायाम घोषः, क्योंकि इसमें जो शीतलता, पवित्रता इत्यादि के आधिक्य का जो अर्थ है वो लक्षणा के द्वारा प्रतीत होता है। तो इतना डिटेल तो हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या लक्षण है व्यंजना का, व्यंजना के कितने भेद हैं, फिर उसके बाद शाब्दी व्यंजना के कितने भेद हैं, आर्थी व्यंजना के कितने भेद हैं। तो वक्ता, बोधव्य, काकू इत्यादि के भेद से आर्थी व्यंजना 10 प्रकार की होती है। तो व्यंजना मूलतः दो प्रकार की है, शाब्दी और आर्थी। शाब्दी पुनः दो प्रकार की है, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना, और शाब्दी और आर्थी व्यंजना है 10 प्रकार की। तो ये जो सारा शब्द शक्तियों से संबंधित विवेचन है ये सब किया गया है द्वितीय परिच्छेद के अंतर्गत। तृतीय परिच्छेद में ये सबसे पहले रस की बात करते हैं, और रस के विषय में कहते हैं विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसताम एति रत्यादि स्थायी भावः सचेतसाम। सचेत के हृदय में जो स्थायी भाव होते हैं रति इत्यादि, वो ही विभाव, अनुभाव, व्यक्त और संचारी भावों के द्वारा व्यक्त होकर रसता को प्राप्त होते हैं। व्यक्त का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो व्यक्तो दध्यादि न्यायेन रूपांतर परिणतो व्यक्तिकृत एव रसः। जिस प्रकार दूध से दही आदि की तरह दूसरे रूप में परिणत होना ही व्यक्त होता है, घटादि की भांति नहीं। यहाँ पर ये जो कहते हैं कि जो सामाजिक के हृदय में स्थित रति इत्यादि स्थायी भाव हैं वो ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा व्यक्त होकर रसता को प्राप्त होते हैं। तो व्यक्त होने का क्या तात्पर्य है? व्यक्त होने का तात्पर्य है कि जो सामाजिक के हृदय में पहले से स्थित थे उनका अवस्था परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार दूध से दही बनता है उसी प्रकार दूसरे रूप में परिणत होना ही व्यक्त होता है, ना कि घटादि की तरह प्रकट होना। तो इस प्रकार से ये रस की डेफिनेशन जो इनके द्वारा दी गई है साहित्य दर्पणकार के द्वारा, ये आपको ध्यान रखनी है कि क्या ये कहते हैं, रस के विषय में क्या इनका विचार है। दूसरा, ये रसास्वाद की प्रक्रिया का वर्णन भी यहाँ पर करते हैं कि किस प्रकार से रसास्वाद होता है किसी सामाजिक को। आगे ये विभाव के विषय में बताते हैं कि विभाव क्या है। तो रति आदि उद्बोध का लोके विभावा काव्य नाट्यो। रति आदि के उद्बोधक जो लोक में होते हैं वो काव्य और नाट्य में विभाव कहलाते हैं। ये सामाजिकों के रति इत्यादि भावों को विभावित करते हैं, अर्थात रसास्वाद की उत्पत्ति के योग्य बनाते हैं, इसीलिए ये विभाव कहलाते हैं। जो संसार में कारण होते हैं किसी कार्य के, वो काव्य और नाट्य में क्या होते हैं? विभाव होते हैं। ये विभाव जो हैं दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। नायक इत्यादि जिनको आश्रय लेकर रसोद्गम होता है, जिनका आलंबन लेकर रस प्रकट होता है, वो आलंबन विभाव होते हैं। और दूसरा है उद्दीपन, रस को उद्दीप्त करने वाले विभाव, जैसे कि एकांत है, एकांत में ज़्यादा श्रृंगार प्रकट होता है, ज़्यादा श्रृंगार उद्दीप्त होता है, ज़्यादा श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। तो इसी प्रकार से जो एकांत, चंद्र, ज्योत्सना इत्यादि रस को उद्दीप्त करने वाले भाव हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। विभाव के पश्चात आता है अनुभाव। क्या है?
तो उद्बुद्धं कारणैः स्वैः स्वैः बहिर्भावं प्रकाशयन् लोके यः कार्यरूपः सो अनुभावः काव्यनाट्ययोः। उद्बुद्धम कारणैः, कारणों के द्वारा जो उद्बुद्ध हो गए हैं हमारे अंदर, उनको बाहर प्रकट करना, जो लोक में कार्य रूप में हमें दिखाई देता है वो काव्य में और नाट्य में अनुभव के रूप में होता है। तो जो सामाजिक के हृदय में उद्बुद्ध रत्यादि भाव हैं उनको बाहर प्रकाशित करने वाले अंग के व्यापार या चेष्टाएं, जैसे कि नायक ने नायिका को देखा तो उसके हृदय में श्रृंगार का भाव उद्दीप्त हुआ, तो उस भाव को प्रकट करने के लिए जो अंग चेष्टाएं नायक करेगा, शर्माएगा या उसके गाल लाल हो जाएंगे या उसको रोमांच होगा, उसको स्वेद आएगा, तो वो जो अंगिक व्यापार और चेष्टाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वो अनुभाव कहलाती हैं। सात्विक अनुभाव कौन कौन से हैं? जैसे स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वर भंग हो जाना, लज्जा के कारण थोड़ा सा गले का रुंध जाना, प्रेम के कारण या दुख के कारण गले का रुंध जाना, वेपतु, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय इत्यादि ये जो अंग व्यापार है ये अनुभाव कहलाते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव क्या होते हैं? तो रत्यादि स्थायी भावों को रसास्वाद में परिणत करने वाले व्यभिचारी भाव कहलाते हैं, जो कि आते जाते रहते हैं, संचार करते रहते हैं। इस प्रकार के जो भाव हैं वो व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। उसके पश्चात आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? अनुकूलता या प्रतिकूलता में भी नहीं दबने वाले भाव, जो स्थायी रूप से किसी सामाजिक के हृदय में रहते हैं, वो अनुकूलता और प्रतिकूलता से भी नहीं दबते, ऐसे रति इत्यादि भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी की क्या परिभाषा देते हैं ये? अविरुद्धा विरुद्धावायम तिरोधातुम अक्षमः आस्वाद अंकुर कंदो असौ भावः स्थायी सम्मतः। तो इस प्रकार से ये स्थायी भाव होते हैं। 9 स्थायी भावों का रति, हास्यश्च, शोकश्च, क्रोधो, उत्साहो, भयम तथा जुगुप्सा, विस्मयश्च इत्थम अष्टौ प्रोक्ता समोऽपि च। तो इस प्रकार से 9 स्थायी भावों की 9 रसों का वर्णन इस प्रकार से तृतीय परिच्छेद में किया गया है। अब देखिए तृतीय परिच्छेद में जो 28वीं कारिका है वहाँ तक तो केवल ये विभाव तक की ही बात हो पाती है, लेकिन हमने थोड़ा सा पूरा समझने की दृष्टि से कि क्या विभाव हैं, क्या अनुभाव हैं, इन सभी को देख लिया है। तो नायक और नायिका का जो वर्णन है वो बीच में ये चालू कर देते हैं, क्योंकि जब विभाव की बात हम करते हैं तो आलंबन विभाव में नायक का उल्लेख आता है। आलंबन विभाव कौन होते हैं? नायक, नायिका इत्यादि। तो यहाँ पर बीच में साहित्य दर्पणकार नायक भेद, नायिका भेद इत्यादि का वर्णन करते हैं। तो वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, केवल 28 कारिका पर्यंत हमको पढ़ना है, विभाव तक पढ़ना है। तो हमने जितना भी हमारे पाठ्यक्रम में है उसका रिवीजन कर लिया है। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा, आपके लिए ये महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पूर्व में अपलोडेड साहित्य दर्पण के जो वीडियोस हैं उनको काव्यशास्त्र की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और जाने से पहले अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आप वीडियोस नहीं डाल रहे हर रोज़, या फिर आप नोटिफिकेशन नहीं देते। तो मैं वीडियोस लगभग डेली डालती हूँ, कभी कभी एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ, लेकिन रेगुलरली मेरे वीडियोस चैनल पर आते हैं। आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इसीलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाते। जब मैं यहाँ से अपलोड करती हूँ तो जिन जिन बच्चों ने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है उनके पास डेफिनेटली नोटिफिकेशन जाता है, इसलिए आप बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दें। तो आज का ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।